नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली यूएसए के द्वारा कई बड़े बड़े कदम लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने अपने आप को आईएनएफ से विड्रॉ किया था, जो कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी है, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में थी। इसके अलावा यूएसए ने अपने आप को ओपन स्काइज ट्रीटी से भी विड्रॉ किया था। और 2 महीने पहले की बात है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन यूएसए ने एक बड़ी घोषणा की थी कि हो सकता है हम न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ वापस चले जाएं, हो सकता है हम न्यूक्लियर टेस्टिंग, यूएसए ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था, अब हो सकता है 28 साल के बाद हम न्यूक्लियर टेस्टिंग को दोबारा से रिज्यूम कर देंगे। ये सभी जो इवेंट्स हुए हैं, ये सभी इवेंट्स एक्सपर्ट्स का मानना है दर्शाते हैं कि एक नई आर्म्स रेस शुरू होने वाली है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ये लिंकेज यूएसए और चाइना की तरफ कैसे आया, किस तरीके से ये सभी जो इवेंट्स हैं यूएसए की तरफ और चाइना की तरफ पॉइंट करते हैं, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। आर्म्स रेस के बारे में आपको बता दूं, आपने सुना होगा कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर का जो समय था, उस समय आर्म्स रेस चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया, या फिर हम कहें यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसको कि हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। उस समय आर्म्स रेस चल रही थी बिटवीन दीज टू नेशंस, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, जैसा कि आपको मालूम होगा, वर्ल्ड पावर और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी बदलाव आए हैं। चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग पावर की तरह उभर कर आई है। अब जो आर्म्स रेस है वो शुरू हो गई है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। आइए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे ये पूरा सिनेरियो है क्या। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसके थ्रू आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को आसान बना सकते हैं। इसमें 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री और पॉलिटी प्लस यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है। जल्दी से जाइए ऐप पर, इन कोर्सेज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ किया फ्रॉम मेजर आर्म रिडक्शन ट्रीटीज़, ठीक है। ऐसे समझौते जिसके थ्रू आपको हथियारों को कम करना था, ऐसी ट्रीटी से यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ किया। सबसे पहले अगस्त 2019 में यूएसए ने 1987 आईएनएफ ट्रीटी बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से विड्रॉ किया। और हाल ही में मई 2020 में यूएसए ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ किया था। और जो यूएस और अमेरिका के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में एक ही ट्रीटी बच जाती है, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट एकॉर्ड, जो कि ओबामा के टाइम पे साइन किया गया था, जो कि अगले साल फरवरी में एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पर आपको बता दूं, इस चीज़ के अपडेशन के लिए या फिर इस चीज़ को दोबारा से रिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रशासन ने किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है विद रशिया। ये हाईली पॉसिबल है कि ये वाली ट्रीटी भी जब एक्सपायर हो जाएगी तो ट्रंप का प्रशासन इसको रिन्यू नहीं करेगा, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले आईएनएफ क्या था। आईएनएफ एक ट्रीटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कोल्ड वॉर एरा में साइन की गई थी। ये यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन एंड सोवियत के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव के बीच साइन की गई थी 1987 में। और जैसा कि इसका नाम है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, यानी कि कोई भी आपके पास अगर ऐसी मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर फोर्स रखती है और इंटरमीडिएट रेंज उसकी रेंज है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका आप प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर साइन किया गया था, राइट। यहाँ पर आईएनएफ के चलते 2019 में अमेरिका ने बेसिकली आरोप लगाया रशिया के ऊपर कि आपने एक इस पैक्ट की वायलेशन की है। आपने एक नई मिसाइल 9M729, जिसका दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उत्पादन किया है, इसको डिप्लॉय किया है, इसीलिए हम यहाँ पर अपने आप को विड्रॉ करते हैं। ऑब्वियसली मॉस्को यानी कि रशिया ने इस आरोप को कहा कि हम डिनाई करते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और यूएसए यहाँ पर अकेले ही यूनिलेटरली इस ट्रीटी को ख़त्म कर रहा है। इसके बाद आती है ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी जो कि 2002 में साइन की गई थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया, और इसमें 35 से ज़्यादा पार्टी स्टेट्स हैं। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, इसमें हर पार्टी स्टेट किसी दूसरी पार्टी स्टेट के ऊपर निगरानी रख सकती है। निगरानी कैसे होगी? हवाई जहाज़ों के थ्रू निगरानी रखी जा सकती है, और ये निहत्थे होने चाहिए। अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स हो सकती है ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली मकसद ये था कि हम यहाँ पर जो ट्रीटी है वो इस तरीके से तैयार की गई है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बिटवीन ऑल द पार्टी स्टेट्स। और यहाँ पर एक डायरेक्ट रोल था इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कंसर्न। अगर किसी स्टेट को लगता है कि मेरी यहाँ पर
जो दूसरी पार्टी स्टेट है इसमें कोई पर्टिकुलर इस तरीके की मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से मुझे चिंता होनी चाहिए, तो ओपन स्काई ट्रीटी में वो लोग भाग ले सकते थे, राइट। यूएसए ने मई 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था उसके टाइम पे यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ किया ड्यू टू रिपीटेड रशियन वायलेशंस ऑफ द टर्म्स ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी। अगेन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी रिग्रेटेबल है कि यूएसए ने यहाँ पे अपने आप को इस ट्रीटी से निकाला है, और ये भी बोलता है कि दिस शोज दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग टू डीरेल ऑल द एग्रीमेंट्स ऑन द आर्म्स कंट्रोल, कि जो भी यहाँ पर हथियारों को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए जितने भी समझौते किए गए हैं उन सभी को यूएसए यहाँ पर ख़त्म करने में लगा हुआ है। खैर, तीसरे नंबर की ट्रीटी आती है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन यूएसए एंड द रशियन फेडरेशन। किसके टाइम पे? ड्यूरिंग ओबामास टाइम। 2010 में इसको साइन किया गया था प्राग में। प्राग एक शहर है यूरोप का, यहाँ पर साइन किया गया था और इसको रेटिफाई किया गया था 5 फरवरी 2011 को। 10 साल तक ये रहने वाली थी 2021 में। लेकिन इंटरेस्टिंग टू नोट ये है कि ये जो ट्रीटी थी, अब इस ट्रीटी के तहत क्या था कि इसमें जितने भी आपके डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो मैक्सिमम 1550 होंगे, यानी कि ना तो यूएसए ना रशिया इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने पास नहीं रख सकते। ये एक अपर लिमिट, एक सीलिंग फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर यह भी था कि इस ट्रीटी के तहत एक्चुअली डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छी हो भी रही थी। इन्होंने अपनी डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को काफ़ी कम कर भी लिया था। बट इंपॉर्टेंट टू नोट ये है, रशिया यहाँ पर ये बोलता है कि हमें किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं मिली है वॉशिंगटन से, यानी कि अमेरिका से, टू नेगोशिएट अ फुल फ्लेजेड रिप्लेसमेंट फॉर द न्यू स्टार्ट ट्रीटी बिफोर इट एक्सपायर्स इन फरवरी 2021। अब देखिए, ट्रीटी जो कि 2021 में रिन्यू होने वाली है उसको लेकर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं मिली है। ये बताता है कि ट्रंप का प्रशासन या फिर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है इस ट्रीटी को रिन्यू करने में। कहने का मतलब द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द ट्रीटी इज अनक्लियर एज वॉशिंगटन इज नॉट मूविंग क्विकली एंड मॉस्को वुड नीड एटलीस्ट हाफ अ ईयर टू इम्प्लीमेंट एनी एक्सटेंशन अग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी सिग्नल नहीं मिला है, कहने का मतलब ये ऑलमोस्ट लाजमी है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, रिन्यू नहीं की जाएगी। अब समझते हैं बेसिकली इन सभी चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अप्रैल की बात है, यूएसए ने कहा चाइना में हैव कंडक्टेड लो लेवल न्यूक्लियर टेस्ट ब्लास्ट, ठीक है। इसको भी हमने कवर किया था, स्टडी आईक्यू पे सेपरेट वीडियो भी है। यूएसए इज विड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम ऑल द आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, ठीक है, और जो भी रशिया के साथ साइन किया था। यूएसए वांट्स टू रीस्टार्ट द न्यूक्लियर टेस्टिंग फॉर टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन रिस्पॉन्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना। अब क्योंकि चाइना ने छोटे छोटे ब्लास्ट करने शुरू कर दिए हैं तो यूएसए को ये चिंता हो गई है कि अब जो दूसरी बड़ी पावर बन चुकी है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है, और हमें चाइना के साथ अब यहाँ पर एक आर्म्स रेस करनी है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यूएसए तो ये चाहता है कि हम आर्म्स रेस में चले जाएं चाइना के साथ, लेकिन चाइना ये नहीं चाहता। यूएसए वांट्स चाइना टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द आर्म रिडक्शन ट्रीटीज, बट चाइना डज नॉट सी एनी इंसेंटिव इन एंटरिंग इनटू ट्राइलेटरल आर्म कंट्रोल ट्रीटी विद द यूएसए एंड रशिया। कई सारी ऐसी हेडलाइंस हैं जो ये बोलता है चाइना अनविलिंग टू ज्वाइन, ठीक है। ट्रंप अर्जेस चाइना, ट्रंप सेज न्यू पैक्ट शुड इंक्लूड चाइना। बट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, चाइना ने यहाँ पर अपने आप को कहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ट्रीटी को ज्वाइन करने में। नाउ यूएसए ऐसा क्यों चाहता है कि यहाँ पर चाइना ज्वाइन करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूएसए ऐसा सोचता है इट विल फोर्स बीजिंग टू डिसाइड दैट दे शुड बी बेटर ऑफ ज्वाइनिंग एन आर्म रिडक्शन ट्रीटी जस्ट एज द सोवियट्स डिड इन द कोल्ड वॉर एरा। देखिए, होता क्या है, जब कोई भी कंट्री एक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी साइन करती है या फिर कोई भी कंट्री एक आर्म्स रेस में लग जाती है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ का खर्चा बहुत ही बढ़ जाता है। यूएसए ने यहाँ पर चाइना को सॉर्ट ऑफ उत्तेजित करने के लिए कह दीजिए आप, या फिर चाइना को इन्वॉल्व करने के लिए रिसेंटली ये डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पर 28 साल के हाइटस के बाद, 28 साल के पॉज के बाद हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यूएसए न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करता है, हालांकि उसने करा नहीं है, अगर वो करता है, इसके थ्रू चाइना को ये सिग्नल जाएगा कि हमें भी अपनी न्यूक्लियर प्रावेस को दिखाना है। अगर वो नहीं दिखाते हैं तो जो चाइना का जितना भी परचम है, जितना भी बोलबाला है, वो कम हो सकता है, राइट। यहाँ पर यूएसए इसकी पूरी कोशिश करेगा कि वो चाइना को इंक्लूड करें। सोवियत एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, जब कोल्ड वॉर एरा ख़त्म होने वाली थी, डिसइंटीग्रेट कौन हुआ? डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन हुआ। क्यों हुआ? एक बड़ा कारण था सोवियत में इकोनॉमिक स्लोडाउन, ठीक है। और इकोनॉमिक स्लोडाउन आने का कारण ही आर्म्स रेस थी। बेसिकली यूएसए ये चाहता है कि अगर हम चाइना को आर्म्स रेस में इन्वॉल्व कर लेंगे
ऑब्वियसली चाइना इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितने यूएसए डेवलप्ड है, और आर्म्स रेस में जब चाइना हारने लग जाएगी तो धीरे धीरे चाइना का भी जो है वो यहाँ पर पावर कम होने लगेगी। बेसिकली कहने का मतलब यूएसए अपने आप को सुपर पावर मेंटेन करना चाहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, जिस तरीके से सोवियत का एक्सपीरियंस हुआ, जिस तरीके से यूएसए ने ये चाहा कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करें। क्यों? क्योंकि जब उनका इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा था तो लाजमी है कि देश सबसे पहले अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ ध्यान देगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर भले उसे कम भी करना पड़े। वो वाली जो आर्म्स रेस हुई थी 1991 तक, उसमें सोवियत हार गया था एक तरीके से, और यहाँ पर यूएसए यही चाहता है कि अब हम चाइना के साथ भी एक आर्म्स रेस में लग जाएं, ताकि अल्टीमेटली हम चाइना को भी नेगोशिएशन टेबल पर ला सकें और उनके साथ मिलकर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज़ साइन कर सकें। इससे हम चाइना की मिलिट्री प्रोग्रेस को रोक पाएंगे। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम है जो कि यहाँ पर खेली जा रही है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। ये पूरी की पूरी जो गेम है ये यूएसए के द्वारा खेली जा रही है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो अपना मिलिट्री पावर, वो अपना सुपर पावर का स्टेटस लूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इसीलिए यूएसए बार बार बोल रहा है चाइना को कि आप आइए आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हमारे साथ साइन करिए, लेकिन चाइना यहाँ पे साइन नहीं करना चाहता है। सो treaties had extensive arrangements for verification that nobody is cheating on the other and so on. Ultimately हम इस वीडियो को conclude कर सकते हैं, in the present scenario USA basically wants Beijing to understand the cost of modernizing its nuclear arsenal by starting trade war and arms race simultaneously. अब देखिए, एक तरफ तो ट्रेड वॉर भी शुरू कर चुका है यूएसए। अगर चाइना की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अगर उसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं या प्रभावित होते हैं, चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यूएसए ने उसका वार ऑलरेडी कर दिया है। और दूसरी चीज़, क्योंकि यूएसए ने बोल दिया है हम ट्रेड वॉर को लेकर नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। आर्म्स रेस के लिए चाइना को बार बार यूएसए अपनी तरफ खींच रहा है, ये बेसिकली बताने के लिए कि यहाँ पर हम ही सुपर पावर हैं, आप सुपर पावर नहीं हैं। सो यूएसए इस उम्मीद में है कि वो चाइना को नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आएगा, इसके थ्रू वो चाइना को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ पुश करेगा। बिकॉज कल को जब एक देश के ऊपर आन पड़ती है, सो उस टाइम पे देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं टेस्ट करता, उस टाइम पे देश डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करता, वो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बचाता है। सो देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।